वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद आवर न्यू लेक्चर, जो कि हम बात कर रहे हैं बेटा डी ब्लॉक के तत्वों की। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है और इसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम जितनी भी बची हुई चीजें उन सबको रैप अप करके पूरा करके और इस चैप्टर को अब समाप्ति की ओर आगे बढ़ाएं। ठीक है बेटा, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था बताओ, याद है कुछ? है ऑक्सीकरण अवस्थाएं पढ़ी थी, ऑक्सीकरण अवस्थाओं के गुणधर्म पढ़े थे, इलेक्ट्रोड विभव निकालना सीखा था, ये पता करा था कि कब किसका विभव ज्यादा हो सकता है और किसका विभव कम हो सकता है। क्या हमने ये सारी चीजें पता करी थी कि नहीं करी थी बेटा? और मैंने आपको एक ट्रिक भी सिखाई थी, क्या कि खर्चा ज्यादा कमाई कम, कमाई ज्यादा खर्चा कम, उसके हिसाब से हम लोग क्या निकाल सकते थे आराम से, हमारे अपचयन विभव और हमारे अपचयन विभव और किसका मान निकाल सकते थे बेटा? ऑक्सीकरण विभव का मान निकाल सकते थे। एकदम सही है। चलो, और पता ही है आपको मंडे से तो हम लोग लाइव मिल ही रहे हैं, है ना? तो बस आज की बात और है बेटा, उसके बाद मंडे से हम लोग लाइव क्लासेस के अंदर बात करेंगे, है ना? और जो भी डाउट होंगे उन चीजों पे भी हम लोग बात कर लिया करेंगे। सही है, अभी तक तो मुझे बेटा ये 5वां लेक्चर होने को आ गया है। आप अच्छा लगे आपको बुरा लगे, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा आपको कोई भी डाउट ही नहीं आए। ठीक है ना? तो इन चीजों को ध्यान रखो थोड़ा सा, अगर कहीं डाउट आता है कुछ भी आता है तो प्लीज लेट मी नो, मुझे जरूर बताएं कि सर हमें इस चीज में डाउट आया, ये चीज हुई, तो ये जरूर से बतानी है, तभी तो आपका मेरा इंटरेक्शन बढ़ेगा बेटा, तभी तो आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगे। अगर टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा तो क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो +4 मिलेगा, गलत कर दोगे मान लो तो बेटा -1 मिल जाएगा, है ना? तो वो काम कभी भी नहीं करना, या फिर मान लो नहीं करके आए तो 0 मिल जाएगा, तो 0 क्यों लाना है, +4 लाएंगे हम तो, एक पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो सही बात है। आजा बेटा, तो आप आज लोग अपन क्या पढ़ने वाले बेटा? पहले तो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक ऑक्साइड जो भी है K2Cr2O7 KMnO4 और महत्वपूर्ण अभिक्रिया इनकी जो जो होती हैं, ठीक है ना? कुछ रिएक्शंस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन समझ के याद करनी पड़ेंगी। ये चीज ध्यान रखना कि मान लो मैं कह रहा हूं कि परमैंगनेट की रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड के साथ कराता हूं तो क्या होता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि उस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है ना? समझ के याद करनी है। देखो रिएक्शन याद तो करनी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन समझ के याद करनी है। कैसे याद करनी है बेटा? समझ के याद करनी है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अपने जो कुछ गुणधर्म थे कल वाले रह गए थे उन पे ही बात कर लेते हैं, फिर इन सारी चीजों पे आ जाते हैं बेटा। ठीक है, तो रिकैप में देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। ऑक्सीकरण अवस्थाएं पढ़ ली थी बेटा, ऑक्सीकरण अवस्थाएं पढ़ ली थी हम लोगों ने, सही है। और इसके अलावा क्या पढ़े थे बेटा? ऑक्सीकरण अवस्थाओं के गुणधर्म या अनुप्रयोग भी हम लोगों ने पढ़े थे, है ना? मेनली अनुप्रयोग में हमने क्या देखा था बताओ, याद करो। अरे मेनली अनुप्रयोग में हम लोगों ने क्या देखा था, जल्दी बताओ। हम लोगों ने देखा कि विभव, है ना, इलेक्ट्रोड विभव किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से काम करा जाता है, कब कम कब ज्यादा, है ना? और इलेक्ट्रोड विभव असल में हमने किसके बराबर देखा था बताओ, याद करो। हमने 3 अभी की एंथैल्पियां पढ़ी थी ना बेटा, कणन एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी और जलयोजन एंथैल्पी, सही है ना? अब इसमें क्या बताया था कि ये दोनों तो खर्चे के मामले हैं, ये दोनों किसके मामले हैं बेटा? खर्चा। और ये क्या है बेटा? कमाई। सर आप हर बार चीजों को रिपीट क्यों करते हो बेटा? रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको पिछले टॉपिक से कनेक्टिविटी आ जाए, पिछले टॉपिक से आपको क्या आ जाए बेटा? कनेक्टिविटी आ जाए। ठीक है, अब बात सुनो समझो, अब हम आगे वाले टॉपिकों पे आगे बढ़ रहे हैं बेटा। अब हमारे पास आ जाते हैं मिश्र धातु, है ना? देखो थ्योरेटिकल चैप्टर है, छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? तो मिश्र धातु क्या होती है, किस तरीके से लिखी जाती हैं, उन पर जरा थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि मिश्र धातुएं केवल उन परमाणुओं के साथ बनाई जा सकती हैं जिनके अंदर धात्विक त्रिज्या होती है। क्या होती है बेटा? धात्विक त्रिज्या। ठीक है, और धात्विक त्रिज्या में किसकी? जिनकी एक रेंज होती है अपने पास, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम होती है कि नहीं होती है? 15 पिकोमीटर के आसपास अगर वो आसपास उसके लाई कर रही है धात्विक त्रिज्या उसकी, जब तो वो आपस में मिलके कोई भी एक मिश्र धातु बना सकते हैं, नहीं तो हम जल्दी से कोई भी एक मिश्र धातु बना नहीं सकते। ठीक है ना? तो देखो कब बनाए जाते हैं, तो क्या है चीज, ध्यान रखो, कुछ कुछ परसेंट पे बातें हैं, है ना? कि ये धातुएं उन तत्वों से बनाई जाती हैं जिनकी धात्विक त्रिज्या, है ना, जिनकी धात्विक त्रिज्या एक दूसरे से
लगभग 15% के अंतर पे होती हैं, अंतर पर होती हैं, ठीक है ना। 15% अंतर वालों पे धात्विक त्रिज्याओं में मैं क्या कर सकता हूं बेटा, मिश्र धातु बना सकता हूं। हर कहीं पे मैं मिश्र धातु को बना के तैयार नहीं कर सकता हूं, इस चीज का हमेशा क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुनो, जिनकी लगभग लगभग समान त्रिज्याएं हों, लगभग समान त्रिज्या, पहली चीज। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, सोच के जवाब दे जरा। या फिर कुछ और भी उनके गुणधर्म हो सकते हैं जो आपस में मेल खाते हैं, क्या करते हो बेटा, मेल खाते हो, ठीक है ना। लगभग समान त्रिज्या, समान गुणधर्म वाली धातुएं, मिश्र धातुओं का निर्माण, मिश्र धातुओं का निर्माण बहुत जल्दी करते हैं, जल्दी करते हैं, ठीक है। तो दो चीजें मैंने आपको बताई कि धात्विक त्रिज्या का लगभग कितना अंतर होना चाहिए, 15% के आसपास का अंतर होना चाहिए। तो दूसरा, लगभग समान त्रिज्या और समान गुणधर्म वाले इसका क्या करते हैं बेटा, जल्दी उसको तैयार करते हैं मिश्र धातु को। क्या होता है, सामान्यतः तो कठोर होते हैं बेटा, सामान्यतः कठोर एवं उच्च गलनांक वाले, उच्च गलनांक वाले होते हैं बेटा, ठीक है। पता है यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी किसी भी तरीके की, नो। चलो तो इसमें अपन कुछ एक वो लिख लेते हैं, है ना, कि एक तो होता है अपने पास ब्रास, है ना, कांसा जिसे बोलते हैं हम लोग, ब्रास, ठीक है ना। ब्रास किससे बनता है बेटा, कॉपर और जिंक, सॉरी पीतल, पीतल जिसे हम बोलते हैं, है ना। ये किससे बनता है बेटा, कॉपर और जिंक, ये हो गया, इसे हम लोग जनरली पीतल बोलते हैं, ठीक है ना। ब्रास ऑर्नामेंट्स, पीतल के जो वो होते हैं गहने वगैरह, ठीक है। एक होता है हमारे पास ब्रॉन्ज, है ना, ब्रॉन्ज बोलते हैं बेटा कांसे को, कांसे को, ठीक है ना, उसको ब्रॉन्ज बोला जाता है। तो ये बनता है बेटा कॉपर और टिन से, और ऐसे बहुत सारे होते हैं जो आपको जनरली क्या रखने हैं, थोड़े 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 याद रखने हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करेंगे कि जो उच्च ऑक्सीजन अवस्थाएं होती है ना, अभी बात ऑक्सीजन अवस्थाओं पे चल रही है, ध्यान रखना। उच्च ऑक्सीजन अवस्थाओं के स्थायित्व का क्रम क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है उनको, ठीक है। चलो आइए बात करते हैं। उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व का विश्लेषण, विश्लेषण मतलब हम लोग ये एनालाइज करेंगे, हम लोग ये पता करेंगे कि भैया ये जो उच्च ऑक्सीजन अवस्थाएं होती हैं किस प्रकार स्थायी होती है, कहाँ स्थायी होती है, किस तरीके से लेते हैं और कहाँ आती है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, सामान्यतः उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्लोराइड एवं ऑक्साइड, क्लोराइड एवं ऑक्साइड के साथ प्रदर्शित की जाती हैं, के साथ दर्शाते हैं ये। क्यों, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है उनके साथ बनाया जा सकता है बंध, सही है एकदम। इसके बाद क्या करेंगे बेटा कि फ्लोरीन पे हम बात करेंगे, किससे बात करेंगे बेटा, फ्लोरीन पे के फ्लोरीन उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं को, उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। कारण क्या है, देखो विद्युत ऋणात्मकता हर जगह नहीं लगाई जा सकती है, ये ध्यान रखना। विद्युत ऋणात्मकता जो है वो हर जगह लगाई नहीं जा सकती है। अगर वो हर जगह लगाई नहीं जा सकती है, इसका क्या मतलब हुआ बेटा, बताओ, सोच के जवाब दो। अगर
हर जगह नहीं लगाई जा सकती है। तो फिर सर किस पे बात करेंगे? तो फिर बेटा हमारे पास कुछ कुछ ऊर्जाएं होती हैं, जैसे एक तो होती है जालक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है बेटा? एक जालक ऊर्जा। दूसरी कौन सी होती है बेटा? मान ले मुझे कहीं पे बंद ऊर्जा, है ना, ये ऊर्जाओं पे बात करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो COF3 कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड, इसके अंदर उच्च जालक ऊर्जा होती है। क्या होती है बेटा? उच्च जालक ऊर्जा। और तुम्हें ध्यान होगा, और नहीं भी ध्यान है तो आगे जाके सीख जाओगे कि COF6 के अंदर COF6-3 जब बनाया जाता है, कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड जब बनाया जाता है, ठीक है ना, तो उस टाइम पर हमारे सामने क्या देखने को मिलता है कि यार ये जो यौगिक है ये कैसा हो गया है? स्थायी हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि ये जालक ही इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएट करता है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे ये पता चलता है कि भैया मेरे पास ये स्थायित्व की तरफ बढ़ गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास कुछ अधिक सहसंयोजी वो होते हैं, यौगिक होते हैं। सहसंयोजी यौगिक किससे पता चलते हैं? फाजान के नियम से। किसके नियम से बेटा? फाजान के नियम से। जैसे मेरे पास है VF5, है ना, एवं CrF5। क्या है बेटा? VF5 और CrF6, सॉरी CrF6 भी ले लो, है ना, CrF5 नहीं CrF6 लो, CrF6 ले लो इसको, CrF5 नहीं CrF6। ठीक है बेटा, उच्च ऑक्सीजन अवस्था में बात कर रहे हैं ना, तो बेटा मेरे पास वेनेडियम की सबसे उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था कितनी है? +5। क्रोमियम की कितनी है? +6। है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर मैं इन पे बात करूं तो क्या होगा? इनकी बंध ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी बेटा? इनकी बंध ऊर्जा ज्यादा होगी, तो इनकी उच्च बंध ऊर्जा हो गई। अब ये फैक्ट्स हैं देखो, और इन्हें तुम भी समझ पा रहे हो। क्यों भाई? फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है। अगर अपने पास रखने की क्षमता और ताकत बेटा वो रखता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सीधा बताओ मुझे, अरे बोलो, इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सीधा, अगर उसके पास क्षमता है कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को, उन चीजों को अपने पास रख सकता है, तो वो उच्च ऑक्सीजन अवस्था को क्या दे देगा बेटा? स्थायित्व प्रदान कर देगा। क्या प्रदान कर देगा बेटा? स्थायित्व प्रदान कर देगा। ठीक है, अब ध्यान रखो कि भाई अगर मान लो कभी मैं ऑक्साइड बनाना चाहता हूं, क्या बनाना चाहता हूं? ऑक्साइड, तो कम संख्या के अंदर भी अगर मेरे पास ऑक्सीजन है तो वो उच्च ऑक्सीजन अवस्था को स्थायित्व प्रदान कर सकता है। ठीक है, क्या कि ऑक्सीजन कम संख्या में किसी तत्व की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को या ऑक्सीकरण अवस्था का निर्माण कर सकता है। बताओ क्यों कर सकता है? सोच के जवाब देगा कोई है? अरे बोलो, निर्माण कर सकता है। क्या कारण है इसका? है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है बेटा, द्विबंध बना सकता है। ऑक्सीजन दूसरा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है पूरी आवर्त सारणी के अंदर। बोलो है कि नहीं है? अगर पूरी आवर्त सारणी के अंदर सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है बेटा? ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि और डबल बॉन्ड भी बना लेता है, तो ऑक्सीजन लगेंगे तो कम। तुम्हें ध्यान है मैंने OSO4 बताया था कि सर्वाधिक ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है? ऑस्मियम की होती है, +8 होती है। होती है कि नहीं होती है बेटा? तो उस जगह पर आपको उन चीजों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। चलो अब थोड़ा आगे देखते हैं। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि मेटल हैलाइडों का, धात्विक हैलाइडों का स्थायित्व का क्रम क्या होता है ना, जरा उस पर बात करते हैं। देखो, धात्विक हैलाइड का स्थायित्व क्रम, स्थायित्व क्रम हमेशा ध्यान रखना है। F वाले सबसे ज्यादा स्थायी, उसके बाद Cl, उसके बाद Br और उसके बाद I, ये क्रम होता है बेटा। किसी भी धातु के साथ जोड़ दो और निकाल लो इसका अपना आंसर। ठीक है, अब Cu+2 जो होता है उस पर भी बात करते हैं। ठीक है ना, Cu+2 जो हमारे पास होता है बेटा, वो कौन कौन से उनका निर्माण कर सकता है? किनका? धात्विक हैलाइडों का। तो ध्यान कर, Cu+2 जो है आयोडीन के अलावा सबके साथ हैलाइडों का निर्माण करता है। सर आयोडीन के साथ क्यों नहीं करता है? देख जरा उस पर बात करते हैं। तो लिखते हैं कि Cu+2 I2 के अलावा हैलाइड का निर्माण करता है, हैलाइड का निर्माण करता है। सर इसका क्या मतलब है? सुन तो सही यार, बात समझ पहले। ऐसे क्या थोड़ी जल्दबाजी, थोड़ी आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। हमें पता है कि पेपर के अंदर 2 महीने बाकी हैं, हमें पता है कि पेपर के अंदर 2 महीने बाकी हैं, लेकिन उसके बाद भी आराम से करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ये ध्यान रखो। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, क्यों कि भैया आयोडीन के साथ Cu+2 पता है क्या करता है बेटा? I- को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है।
Cu+2 I- को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। क्या कर देता है रे? ऑक्सीकृत कर देता है। किस तरीके से? देख बेटा, मेरे पास है 2Cu+2 और साथ में मान ले 4I- है मेरे पास। क्या है? 4I-। क्या एक रिएक्शन होगी इनकी? ऑक्सीकृत करना है ना, तो I- को तो बदल देना है किसके अंदर? I2 के अंदर। अब सर ये जो बचा कुचा है इसका क्या करें सर हम? तो इससे बनाएंगे बेटा हम क्यूप्रस आयोडाइड, Cu2I2। अभी जो Cu2I2 बनाना ये असल में +2 स्टेट में नहीं है बेटा, ये द्विलक है किसका? Cui का। क्या है ये? Cui का द्विलक है बेटा। यहां तुझे पता चल रहा होगा कि इस पे प्लस और इस पे क्या है बेटा? माइनस है। यानी कॉपर +1 में क्या कर सकता है? आयोडीन का निर्माण कर सकता है, आयोडाइड का निर्माण, लेकिन +2 में उसका निर्माण नहीं कर सकता। इसका नाम क्या है बेटा? क्यूप्रस आयोडाइड, क्यूप्रस आयोडाइड इसका नाम है ना? कभी आपसे पूछ लिया जाए, इसका एक नाम और होता है, इसका नाम होता है कॉपर 1 आयोडाइड। कॉपर 1 आयोडाइड भी इसी का नाम होता है। 1 यहां पर क्या बता रहा है बेटा? इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। 1 यहां पर क्या बता रहा है बेटा? इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको बता रहा है। ठीक है, अब सुनो, कोई आपसे पूछे कि भैया Cu+2 का जलीय माध्यम में जो आयन है वो अधिक स्थायी क्यों होता है, तो ध्यान रखेंगे कि Cu+2 की जल योजन ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है बेटा। क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। किसकी तुलना में? Cu+ की तुलना में। तो अगर आपसे कभी कहा जाए कि जलीय माध्यम में, कौन से माध्यम में बेटा? जलीय माध्यम में, जलीय माध्यम में Cu+2 Cu+ से अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है। रीजन पूछ ले कोई क्यों होता है, तो भैया आपसे मान लो एग्जाम में पूछा गया तो इसकी उच्च जलयोजन ऊर्जा के कारण, उच्च जलयोजन ऊर्जा के कारण। ठीक है ना बेटा? अगर तुम नोट्स ढंग से पढ़ रहे हो, हर चीज को अच्छे से पढ़ रहे हो, तो मैं कहता हूं इन नोट से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। जब तुम जेईई का पेपर देने बैठोगे तुम्हें नजर आएगा कि यार कुशल सर ने कहा था, क्या कहा था कि बेटा सवाल नोट से बाहर नहीं जाएगा, और तू देखेगा कि तेरा सवाल नोट से बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, चल आजा, अब आगे बात करेंगे। Cu+ जो होता है बेटा वो क्या करता है? वो असमानुपातन अभिक्रिया में भी भाग लेता है। Cu+ क्या करता है बेटा? असमानुपातन अभिक्रिया में भी भाग लेता है। सर किस तरीके से, जरा हमें समझाओ, है ना? तो लिख लेते हैं Cu+ असमानुपातन, असमानुपातन अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेता है। सर असमानुपातन क्या होता है बेटा? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो जाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एक ही अभिक्रिया के अंदर एक ही अभिकारक का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो जाते हैं। तो जैसे मान लिया अगर मैं इसकी अभिक्रिया लिखूं तो क्या लिखूंगा बेटा? 2Cu+। क्या लिखूंगा? 2Cu+। ये बदल जाएगा बेटा Cu+2 + Cu में। यानी एक तो दे देगा कॉपर आणविक अवस्था में या धात्विक अवस्था में, और एक दे देगा Cu+2 का आयन। बोल यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो। अब मान लो कि आपसे कभी कोई कह दे कि आयरन जो होता है, आयरन है ना, आयरन समझते हो? अरे आयरन समझते हो? लोहा हमारा, है ना? ध्यान है तो ध्यान रखो। कभी आपसे कोई कहे कि क्या Fe जो है, आयरन जो है, वो +6 ऑक्सीजन अवस्था में अस्तित्व में होता है क्या? तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ सर होता है। आपका जवाब क्या होना चाहिए बेटा? कि हाँ सर होता है। सर किस तरीके से होता है, किस रूप में होता है? तो बेटा फेरेट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बेटा? फेरेट के रूप में। और फेरेट भी कैसे? इस तरीके वाले 4 वाले, है ना? इसको हम लिखते हैं FeO4-2। क्या लिखते हैं बेटा? FeO4-2 की अवस्था में ये आपको मिल जाता है। फेरेट 4 नहीं, या 6 लिखना बेटा, सॉरी। ये क्या लिखेंगे बेटा? इसको 6 लिख लेंगे थोड़ा सा, 6 लिख देंगे इसको। ये लो, इसके अंदर ये क्या करता है बेटा? एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ऑक्सीजन जो है वो अनेक बंध बना सकता है। अनेक बंध का मतलब मेनली 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना? अगर वो द्विबंध बना सकता है तो कोई भी धातु जो है वह अधिक उच्च ऑक्सीजन अवस्था को धारण कर सकती है अपने पास, ठीक है? तो रीजन भी अपन लिख देते हैं एक बार, सही है क्या नहीं है? ये रीजन भी हम लोग एक बार लिख लेते हैं कि
ऑक्सीजन द्विबंध निर्माण के कारण, द्विबंध निर्माण के कारण फ्लोरीन से भी अधिक आसानी से धातु की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है। ठीक है, क्लियर माइंड में, कोई दिक्कत नहीं। चल, तो यहां तक तुमको बातें समझ में आ रही होंगी बेटा। यहां तक तुमको सारी बातें क्या आ रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। बताओ किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं है? हैं? पक्का? अच्छा, अब मेरी बात सुनो और समझ जरा, मेरी बात सुनो और समझ के, हाँ, अगर मेरे पास मान ले मिश्र ऑक्साइड आ जाए, मिश्रित ऑक्साइड आ जाए, तो मिश्रित ऑक्साइडों को पहचानने का क्या तरीका होता है, समझ जरा एक बार। अब अपने पास है बेटा मिश्रित ऑक्साइड, मिश्रित ऑक्साइड है मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं मिश्रित ऑक्साइडों की बात करूं तो मिश्रित ऑक्साइड क्या होते हैं कि अगर कभी भी ऑक्सीकरण अंक आपका भिन्न में आ जाए, किस में आ जाए बेटा, भिन्न में आ जाए, तो ध्यान रख लेना है कि यहां पर उसके ऑक्सीकरण अवस्थाएं दो यौगिकों में अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है ना। दो यौगिकों में क्या आ रहे हैं बेटा, उसके अलग अलग आ रहे हैं। हाँ बेटा, तो ये जो ऑक्साइड है हमारे, इनके जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं वो किस में आ जाती हैं, भिन्न में आ जाती हैं। तो यदि किसी तत्व के या धातु के, किसी धातु के तत्व मान लो तुम, तो तत्व सबके लिए बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, कि यदि किसी तत्व का ऑक्सीकरण अंक, किसी तत्व का ऑक्सीकरण अंक मान लो भिन्न में आ रहा है, भिन्न में आए, तब उस तत्व के अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। सर एग्जाम्पल बताओ, ऐसे तो कैसे काम चलेगा भाई, बिना एग्जाम्पल के सर हम समझ कैसे पाएंगे। तो तुमने कभी सुना है Fe3O4, जिसे फेरी फेरो ऑक्साइड कहते हैं हम लोग, सुना है कभी तुमने एग्जाम्पल Fe3O4, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फेरी फेरो ऑक्साइड इसका नाम होता है। क्या नाम होता है, फेरी फेरो ऑक्साइड, ये इसका नाम होता है बेटा, ठीक है। ये असल में एक मिश्रण होता है FeO और Fe2O3 का। जरा गौर से देख, FeO में आयरन तो है +2 के अंदर, और यहां पर है आयरन +3 के अंदर, लेकिन जब यहां निकालेगा तो पता कितना आएगा, गौर कर, इसको लिखेगा तो 3x, क्या लिखेगा बेटा, 3x - 8 = 0 लिखेगा ना, 3x - 8 = 0, क्योंकि ऊपर -2 होता है, ये भी तू जानता है, बराबर 0। 8 को उधर भेजेगा, प्लस का 8, 8/3 आ रही है बेटा, क्या आ रही है, प्लस की 8/3। तो क्या यहां पर तेरी ऑक्सीजन अवस्था फ्रैक्शन में आ गई, भिन्न में आ गई? और अगर ये भिन्न में आ गई, इसका मतलब, बोल जवाब दे, अगर ये भिन्न में आ गई इसका मतलब है ये क्या है, ये एक मिश्रित ऑक्साइड है बेटा। क्या है, ये एक मिश्रित ऑक्साइड है। बता यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मिश्रित ऑक्साइड को कभी भी पहचानना हो, एक चीज ध्यान रखना है, ऑक्सीकरण अंक भिन्न में, ऑक्सीकरण अंक किसमें बेटा, भिन्न के अंदर आ जाए तो मैं बोल दूंगा कि भैया जो ऑक्साइड है वो कैसा है, भिन्न में है। बात समझ में आई? चल अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे बेटा कि हमारे जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, उनके अम्लीय और क्षारीय गुणधर्म किस तरीके से निकाले जाएं, ठीक है ना। ऑक्साइडों के, ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड, है ना, ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के अम्लीय एवं
क्षारीय गुणधर्म। ठीक है, इस पर हमें बात करनी है बेटा। तो ध्यान रखो, जो भी तत्व ऑक्सीजन से दूर होगा, जो भी तत्व क्या होगा, ऑक्सीजन से दूर होगा, वो तो होता है बेटा क्षारीय ऑक्साइड। दूर का मतलब जैसे मान ले यहां पर मेरा ऑक्सीजन आता है ना, अब ऑक्सीजन से पहले कौन आता है, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन। इन तीनों के जो ऑक्साइड है ना, क्योंकि ये O के पास है, कहां ये O के पास में है, तो इन तीनों का ऑक्साइड तो कैसे होंगे, अम्लीय। लेकिन अगर मैं बात करूं ना इधर वालों के, मान ले मैं कह दूं लिथियम, मैं कह दूं बेरिलियम, समझा ना बात को। तो ये जो ऑक्सीजन से दूर है इनका, मैं कह दूं तेरे को सोडियम, मैं तेरे को कह दूं मैग्नीशियम, तो ये कहां है बेटा, इससे दूर है क्या, नहीं है, दूर है ना। जो दूर होते हैं वो कौन होते हैं, हमेशा क्षारीय होते हैं। जो पास होते हैं वो कौन होते हैं, हमेशा अम्लीय होते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो हाइड्रोक्साइड होंगे ना, वो भी इसमें क्षारीय ही होंगे। कैसे होंगे बेटा, क्षारीय। तो इसको अपन जरा थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं बेटा, अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, देख जरा, कि ऑक्सीजन से दूर, ऑक्सीजन से दूर क्षारीय ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन से दूर क्या होंगे, क्षारीय ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? सिंपल सी ट्रिक बता दी एक तुम्हें, और तुम देख भी लेना भले क्या होगा। अच्छा, हाइड्रोक्साइड कब बनते हैं, जब किसी ऑक्साइड को किसमें घोल दिया जाता है बेटा, अरे बोल, जवाब दे। किसी ऑक्साइड को जब जल में घोल दिया जाता है ना, तब जाकर हाइड्रोक्साइड बनते हैं हमारे पास। जनरली कभी भी आगे जाके देखोगे, पढ़ोगे ना रिएक्शन है, और आगे जाके छोड़ो, आगे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं, 10वीं क्लास में लिखा होता है बेटा। कहाँ लिखा होता है, 10वीं क्लास में। पढ़ाई नहीं होगा तुमने, हमसे पूछ लो, नहीं तो तुम अभी तक समझ जाते हैं। पढ़ा था, अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, पढ़ा था तो आगे भी पढ़ाई करो, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, सिलेक्शन आना चाहिए, मेन बात वो है, हम उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं बेटा। ठीक है, क्यों है ऐसा, तो सुन, क्यों है ऐसा तो सुन जरा गौर से, कि क्षारीय क्यों है, क्योंकि इनके बीच का विद्युत ऋणात्मकता का अंतर डेल्टा EN लिखा जाएगा। अभी एक बार के लिए बता दे रहा हूं, फिर इसी का इस्तेमाल करेंगे बेटा, बार बार इतना बड़ा सारा नहीं लिखेंगे, है ना, तुम भी ध्यान रखो। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जो होता है ना, यहां पर वो अधिक होता है। क्या होता है बेटा, अधिक। तो असल में हम लोग इसमें कोई तुक्का नहीं मार रहे, हम लोग विद्युत ऋणात्मकता के अनुप्रयोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। विद्युत ऋणात्मकता ये कहती है कि अगर किन्हीं दो तत्वों के, खासकर ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में, इनमें मेनली ऑक्सीजन के लिए बात करते हैं, कि ऑक्सीजन में और जो भी उसकी तत्व उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता में अगर अंतर अधिक है, तो वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, क्षारीय हो जाएगा। अब तू क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, कि ऑक्सीजन के पास वाले, ऑक्सीजन के पास वाले कैसे होंगे, अम्लीय, अम्लीय ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। सही है, क्यों, क्योंकि इनका विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या है बेटा, कम कम। कैसा है, कम कम है, कम कम। सही है एकदम। अब सुन, जैसे मान ले मैं तेरे से पूछ लूं कि Na2O और ZNO, क्या एग्जाम्पल नंबर 1 है Na2O और ZNO, बता इन दोनों में से क्षारीय गुणधर्म किसमें ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है, दोनों के बीच में देख ले, जिंक ऑक्सीजन के इसकी तुलना में पास में होता है। भाई इधर ऑक्सीजन है, इधर से इधर ही तो बैठा हुआ है जिंक, लेकिन सोडियम कहां बैठा हुआ, उधर कोने में। ये आ गया आंसर, अरे सॉरी तो आंसर निकल के आ गया। हाँ, तो ऐसे इतना ही आसान होता है मेरे भाई, कोई बहुत हार्ड नहीं होता है। VO पकड़ ले एक, है ना, वेनेडियम ऑक्साइड। एक तो एक काम कर, CRO पकड़ ले। क्या पकड़ ले बेटा, CRO। एक तू क्या पकड़ ले बेटा, MNO पकड़ ले। क्या पकड़ ले, अरे बोलना, क्या पकड़ ले, MNO। अब देख वेनेडियम, वेनेडियम जो है वो क्या होता है बेटा, ऑक्साइड से, वेनेडियम जो है वो क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन से दूर होता है। फिर जैसे जैसे उधर बढ़ता जाएगा तो वो उसके पास जाता जाएगा, यानी सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, वेनेडियम होगा। उससे कम क्रोमियम होगा, उससे भी कम कौन होगा बेटा, मैग्नीज होगा। बोल मेरी बात समझ में आती है एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चल इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई कौन से ऐसे हैं जो हम अम्लीय ऑक्साइडों के बारे में अगर हम बात कर ले, ये तो कैसे है बेटा, क्षारीय ऑक्साइड है दोनों। तो यहाँ तो हमने क्या बात करी है, क्षारीय ऑक्साइड। और सामान्यतः ध्यान रखना कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ना बेटा, वो क्षारीय ही होते हैं। धात्विक ऑक्साइड या तो उभयधर्मी होते हैं या फिर क्षारीय होते हैं। अम्लीय ऑक्साइड देखने को बहुत कम मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद मान ले मैं तुझे कहूं कि भैया Cl2O3, क्या Cl2O3। एक मैं तुझे कहूं कि H2SO4,
क्या कहूं तुझे मैं? H2SO4। एक मैं तुझे कहूं H3PO4, H3PO4, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? Cl जस्ट पास में बैठा हुआ है। अब जस्ट पास का मतलब क्या? हमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर देखना है। पास और दूर वाला तो सिस्टम हम लगा रहे हैं, ये तब लगाना है जब हमें उसकी विद्युत ऋणात्मकता पता नहीं हो, ठीक है ना। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन, इनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर काफी क्या होता है? कम होता है। तो अगर कम होगा तो उस हिसाब से आंसर देंगे हम। Cl और O तो बिल्कुल ही पास पास बैठे हुए हैं, अंतर बिल्कुल ही कम है, 0.3 का अंतर है केवल। तो क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे? अम्लीय ऑक्साइड। देखो जहां जो जो बातें आती जाए ना उन्हें साथ साथ लिखते जाओ। क्यों? आपको ये पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि केवल डी ब्लॉक में लगाना है इसको, हो सकता है पी ब्लॉक में भी लगाना पड़ जाए। अरे किस में लगाना पड़ जाए बेटा? पी ब्लॉक में भी लगाना पड़ जाए। इसी तरीके से मान ले एक क्वेश्चन और कर ले अपन, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा। चल आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को, जगह नहीं है इसमें। सीरियम Ce2O3 हो, मान ले तेरे पास क्या हो बेटा? Ce2O3, और तेरे पास हो Pr2O3, Pr2O3, और तेरे पास हो मान ले Nd2O3, Nd2O3, और मान ले तेरे पास क्या हो बेटा? प्रोमीथियम, प्रोमीथियम तो Pm हो जाएगा तेरे पास, Pm2O3। ये F ब्लॉक के स्टार्टिंग के 4 तत्व है बेटा। तो भैया एक बार बताएं, इन सब में से सबसे दूर कौन सा होगा? सीरियम भैया। सीरियम भैया सबसे दूर होंगे तो इधर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ये वाला तेरे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? बोल, आएगा। अगर ये ऑर्डर तेरे पास आएगा तो ये किसका है बेटा? क्योंकि सर ने क्या बताया? कोई भी धातु सदैव क्षारीय ऑक्साइड का ही निर्माण करती है। बिना किसी टेंशन के आंसर आ रहे हैं। क्यों? ज्यादा बेसिक क्यों बोल रहा हूं? ऑक्सीजन से दूर है। ज्यादा इसको क्षारीय क्यों बोल रहा हूं बेटा? ऑक्सीजन से दूर। तो लिख लो, ज्यादा क्षारीय ऑक्सीजन से दूर। ऑक्सीजन से दूर ये भी है, लेकिन उतने दूर नहीं है जितना सीरियम है। ठीक है भैया, ध्यान रहेगी बात एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब सुनो, अगर मैं लेंथेनॉइडों की बात करूं, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, स्टार्टिंग में सिखाया था मैंने कि भाई 57 के बाद जो 14 तत्व कहां चले जाते हैं? लेंथेनॉइड में चले जाते हैं। सीरियम से लेकर लुटेशियम तक होते हैं। 58 से 71 उनका क्या होता है बेटा? परमाणु क्रमांक होता है। अगर मैं उसके अंदर बात करूं तो आपको वहां ध्यान रखना है, वहां प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एफ जो आपके कक्षक है ना, उनका परिरक्षण प्रभाव बहुत वीक होता है। उनका परिरक्षण प्रभाव क्या होता है बेटा? वीक होता है। अगर उनका परिरक्षण प्रभाव वीक होता है, कम होता है, तो जाहिर सी बात है प्रभावी कौन हुआ बेटा वहां पर? बोल जवाब दे फटाफट से। प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या हो गया बेटा? प्रभावशाली हो गया। जेड इफेक्टिव बढ़ गया। जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो आकार क्या हो गया बेटा? छोटा हो गया कि नहीं हो गया? अगर उनका आकार छोटा हो गया तो ध्यान रखो कि उनकी जो विद्युत ऋणात्मकता है ना बेटा, वो लगभग लगभग किसके बराबर होने लग जाती है? ऑक्सीजन के बराबर होने लग जाती है। अगर होने लग जाती है तो वे कम क्षारीय हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाते हैं बेटा? कम क्षारीय। तो हम लिख देंगे लेंथेनॉइड में, लेंथेनॉइडों में, है ना, लेंथेनॉइडों में क्या लिखेंगे कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अच्छा जानते तो हो ना प्रभावी नाभिकीय आवेश और नाभिकीय आवेश में फर्क क्या होता है? नाभिकीय आवेश तो वो होता है बेटा जो पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से, सुनना मेरी बात को गौर से, नाभिकीय आवेश वो होता है कि मेरे पास नाभिक है, एक मेरे पास क्या है बेटा? परमाणु है, उसका नाभिक होगा, उसके सारे इलेक्ट्रॉन, नाभिक सारे इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगाता है? आकर्षण लगाता है कि मेरे को दे, मुझे चाहिए। ठीक है, ये तो होता है नाभिकीय आवेश। अगर मैं तुझे कहूं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश निकाल, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना। क्या होता है? हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होता है। अगर अलग अलग होता है तो गौर से सुन ले और समझ ले किस तरीके से निकाला जाता है। पहली चीज तो उसको बोलते हैं स्लेटर का नियम। क्या बोलते हैं बेटा? स्लेटर का नियम। अगर पेंसिल हो तो लिख लेना, अभी हाल फिलहाल में इसमें नहीं लिख रहा हूं उस चीज को, क्योंकि वो तत्वों की आवर्तता में 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, हो सकता है तुमने इस बार भी उसको पढ़ा हो। ठीक है, स्लेटर का जो नियम होता है वो कहता है जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बराबर परमाणु क्रमांक माइनस सिग्मा। सिग्मा जो होता है वो क्या होता है बेटा? परिरक्षण नियतांक होता है बेटा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है बेटा, शील्डिंग कांस्टेंट होता है बेटा। ठीक है, उससे मैं निकालता हूं जो कि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला जा सकता है, उससे बोलता हूं प्रभावी नाभिकीय आवेश। जो केवल एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश। और मेरे लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश हमेशा आउटर मोस्ट शेल, बाह्यतम कोश के लिए निकाला जाता है। किस लिए निकाला जाता है बेटा? बाह्यतम कोश के लिए निकाला जाता है। बहुत क्लियर होती है दिमाग में बात? मैंने क्या समझाया? अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तेरा, तो बेटा उसकी धीरे धीरे क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ने लगती है। क्या बढ़ने लगती है बेटा? विद्युत
ऋणात्मकता भी बढ़ने लगती है। भाई जाहिर सी बात है, जानते हो ना कि विद्युत ऋणात्मकता प्रभावी नाभिक आवेश के समानुपाती होती है ना। अगर मेरे पास ये बढ़ेगा, इसका मतलब एक नाभिक का आवेश जो है वो बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉनों को आगे खींचने के लिए। अगर बढ़ रहा है, आगे खींचने के लिए आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ना बेटा, वो विद्युत ऋणात्मकता में चेंज होने लग जाएगा, बदलने लग जाएगा। सही है। और जब ऐसा होने लगेगा विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। अगर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी तो क्या होगा कि भाई धीरे धीरे जो आपका तत्व है वह किसके पास पहुंच जाएगा, लगभग ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता के पास पहुंच जाएगा। और अगर ऐसा हो जाएगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, सीधा याद रखो क्षारीय गुणधर्म कम हो जाएंगे। क्षारीय गुणधर्म क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। आपसे कभी भी रीजन पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्टली क्या बताएंगे, इस चीज को बताएंगे। बोलो बात समझ में आई? अरे बोलो, अरे बोलो बात समझ में आई? अब तुम यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे कि विद्युत ऋणात्मकता EN, डेल्टा EN विद्युत ऋणात्मकता का अंतर, EN का मतलब विद्युत ऋणात्मकता, लिख देता हूं मैं विद्युत ऋणात्मकता, ये सदैव समानुपाती होती है बेटा किसके, धनावेश के। किसके बेटा, धनावेश के समानुपाती होती है। और इसी की वजह से कभी कभी आपको अम्लीय ऑक्साइड देखने को मिलते हैं, कभी कभी आपको उभयधर्मी ऑक्साइड देखने को मिलते हैं, तो कभी कभी आपको कौन से ऑक्साइड देखने को मिलते हैं बेटा, क्षारीय ऑक्साइड देखने को मिलते हैं। हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे, +1 +2 +3 ये सामान्यतया अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं बेटा। कैसे बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं +4 की, तो +4 वाला बेटा अक्सर उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। कौन सा ऑक्साइड बनाता है बेटा, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। और अगर मैं इसके बाद बात करूं +5 +6 +7 ये सारे के सारे मेरे कैसे होते हैं बेटा, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं सामान्यतः। इनमें क्या आ सकते हैं, कहीं कहीं क्या आ सकते हैं बेटा, इनके अंदर क्या कहीं कहीं आपके अरे एक मिनट, ओहो सॉरी 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 सॉरी, रुको 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 बेटा, ये तो होते हैं क्षारीय ऊपर वाले, सॉरी ये वाले होते हैं मेरे पास क्षारीय और ये वाले होते हैं अम्लीय। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, मैं चाहूं तो आपको समझा सकता हूं कि ऑक्सीजन अवस्था होती है ना, ऑक्सीजन अवस्था, ध्यान रखना कि अम्लीयता या अम्लीय सामर्थ्य, अम्लीयता जो होती है वह ऑक्सीकरण अंक के समानुपाती होती है बेटा। जैसे जैसे ऑक्सीजन अंक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अम्लीयता भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आसान चीजें के नहीं है। अब सुन, यहां पर मैं तेरे को उभयधर्मी ऑक्साइडों को पहचानने का तरीका बता रहा हूं। एक तरीका तो क्या हो गया, इसको याद रख ले, मेन चीज तो ये है। ठीक है, एक मैं तेरे को बता रहा हूं जो एक छोटी सी ट्रिक है, उसको तो थोड़ा सा याद रखना। मेनली केवल और केवल किसके लिए बेटा, उभयधर्मी ऑक्साइडों के लिए, उभयधर्मी ऑक्साइड के लिए है। ठीक, अब उभयधर्मी ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कौन कौन से हैं, तो सुन एक छोटी सी लाइन बोलता हूं, जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। क्या बोला मैंने, जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। तो देख क्या बोला मैंने बोला जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। ठीक है, इसमें डी ब्लॉक की धातुएं देख ले, एक तो ये रही और एक ये रही। इनसे बनने वाले जितने भी ऑक्साइड होते हैं वे सभी क्या होते हैं बेटा, वे सभी क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। तो तुझे कोई कह दे कि भैया ZNO उभयधर्मी, तुझे कोई कह दे Al2O3 उभयधर्मी, तुझे कोई कह दे बेरिलियम ऑक्साइड उभयधर्मी, तुझे कोई कह दे Cr2O3, कौन सा बेटा, Cr2O3 उभयधर्मी, तुझे कोई कह दे कि Ga2O3 उभयधर्मी, तुझे कोई कह दे PbO या फिर PbO2 दोनों ही उभयधर्मी, तुझे कोई कह दे क्या SNO या फिर SNO2। ठीक है ना, दोनों ही क्या होंगे बेटा, उभयधर्मी। ट्रिक क्या बताई मैंने, बोल ट्रिक क्या बताई मैंने, बताई जनाब ए आली है ना ने बेकार बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। अब हीरो बनके या हीरोइन बनके इस सॉन्ग को गाना मत कर लेना कि पंजाबी गाना, ये सॉन्ग बता रहा है SN, सॉन्ग क्या बता रहा है SN से। इंग्लिश में लिखोगे ना इसको तो देखो तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि जनाब ए अली, तो ये देखो Z और N, A और L, ने बेकार, तो बेकार ये BE और CR, गाया तो GAAYA, तो देख तेरे पास ये आ गया GA, पंजाबी है ना PUNJABI होता है बेटा। अपन लोग कई बार इसको हिंदी में याद कर लें, इसको सॉन्ग सर ने तो सॉन्ग लिया, इसको गाना लिख दें, तो ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है बेटा,
इस तरीके से, इसके बिहाफ पे लिखा हुआ है, इसके तरीके से लिखा हुआ है। बोल बात समझ में आती है मेरी? पक्का गलती गड़बड़ तो नहीं करेगा? अरे बोल हाँ ना बोल दे फटाफट से जल्दी। बहुत बढ़िया, चल अच्छी बात है। अब मुझे ये देखना है कि इनके अंदर रंग किस तरीके से आते हैं। क्या देखना है मेरे को? रंग किस तरीके से आते हैं। मैं तुम्हें कहता ना अपन इसमें ऑक्साइडों पे बात करें तो ये वही ऑक्साइड चल रहे हैं, ध्यान रखना। तुम ये मत सोचना कहीं कि सर ने जो टॉपिक बताया वो करा नहीं रहे, करा रहा हूँ। ऑक्साइड तो चल रहे हैं हमारे, ओबेसर में ऑक्साइड समझ में आ गए, केवल डी ब्लॉक के नहीं बाकी सारे भी बता दिए हम तेरे को। अब तू जब भी आए तो कर लेना, ठीक है, डायरेक्टली। चल भैया, अब हम लोग बात करते हैं कि इनके रंग दिखाने की प्रवृत्ति कहां से आती है। रंग दिखाती है, क्या दिखते हैं भैया? रंग दिखाते हैं समय समय पे अपने, है ना? तुम भी दिखाते होगा किसी को अपने रंग, है? बताओ, मत दिखाना भैया किसी को अपने रंग, और दिखाओ तो अच्छे दिखाना। एक कहावत होती है ना, उसने तो समय आने पे अपने रंग दिखा दिए, तो वो तुम मत करना, ठीक है ना? चलो आओ। क्या होता है कि पायान के अनुसार, पायान के अनुसार, अच्छा हेडिंग तो डालना ही भूल गए हम। ओहो, हेडिंग डाल देते हैं जरा, है? हाँ सर, हेडिंग तो डाल ही दो सर। रंग दिखाने की प्रवृत्ति, दिखाने की प्रवृत्ति, सही है? रंग दिखाने की प्रवृत्ति हम बात कर रहे हैं। ये जो धातुएं हैं वो रंग किस प्रकार से दिखाती है, तो ध्यान रखो, रंग दिखाने के लिए मेनली किसी भी यौगिक के अंदर सह संयोजी गुण होना बहुत आवश्यक है बेटा। कैसा गुण होना? सह संयोजी गुण। और सह संयोजी गुणों की व्याख्या जिसने करी है उस व्यक्ति का नाम है फायान, जिसको हम फायान का नियम भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? फायान का नियम। तो ध्यान रखो क्या होता है कि फायान के अनुसार, फायान के अनुसार धनायन का आवेश बढ़ने पर, धनायन का आवेश बढ़ने पर, पढ़ ले रे, पढ़ ले, पढ़ ले, इधर देख ले, आवेश बढ़ने पर, है ना? धनायन का आवेश बढ़ने पर उसकी ध्रुवण क्षमता बढ़ती है, ध्रुवण क्षमता बढ़ती है, ठीक है? और अगर उसकी ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी तो वो क्या करेगा? उस यौगिक के अंदर ध्रुवण भी ज्यादा करेगा। क्या ज्यादा करेगा बेटा? ध्रुवण भी ज्यादा करेगा। और इसकी वजह से अगर ध्रुवण करेगा तो हम क्या लिखेंगे? जिसके कारण, जिसके कारण यौगिक में, यौगिक में सह संयोजी गुण, सह संयोजी गुण बढ़ते हैं। यौगिक में क्या होता है बेटा? सह संयोजी गुण भी बढ़ते हैं। अगर सह संयोजी गुण बढ़ेंगे तो सुन लो, इसी वजह से, यही कारण है कि MO ऑक्साइड जो होते हैं ना, कौन से ऑक्साइड? MO ऑक्साइड, वो होते हैं आयनिक। वो कैसे होते हैं बेटा? आयनिक। और जो भी ऑक्साइड आयनिक होते हैं उन सब में फायान का नियम लगाया जाता है, ठीक है ना? उन सब में किसका नियम लगाया जाता है बेटा? फायान का नियम लगाया जाता है। तो ध्यान रखो कि जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाली धातुएं होंगी, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब धनायन पर अधिक आवेश, धनायन पर अधिक आवेश। और सुन ले, सुन ले, सुन ले, धनायन पर अगर अधिक आवेश, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अरे बोल, जवाब दे। धनायन पर अधिक आवेश होने का मतलब सह संयोजी गुण भी ज्यादा, सह संयोजी गुण क्या हो जाएंगे बेटा? ज्यादा हो जाएंगे। अरे कैसे हो जाएंगे भैया? ज्यादा हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? पक्का है? श्योर है? दिक्कत तो नहीं है? हाँ, ऐसे अच्छे बच्चे बने रहो, मस्त पढ़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आजा देख। हाँ, तो धनायन पर अधिक आवेश सह संयोजी गुण क्या हो जाएंगे बेटा? ज्यादा हो जाएंगे। सही है। अब यहां से मैं निकाल सकता हूं क्या कि सह संयोजी गुण जो होते हैं, मैं ऐसा कह सकता हूं, और मैं 11वीं क्लास में जब पढ़ाता हूं तब मैं ये बात कहता भी हूं कि सह संयोजी गुण जहां बढ़ते हैं, जहां क्या होते हैं? बढ़ते हैं। अगर बढ़ते हैं तो इनकी वजह से आयनिक गुण कम हो जाते हैं। क्या कम हो जाते हैं बेटा? आयनिक गुण कम हो जाते हैं। जब इनके आयनिक गुण कम हो जाते हैं तो इनके गलनांक क्वथनांक भी कम हो जाते हैं। क्या कम हो जाता है बेटा? इनके गलनांक क्वथनांक भी कम हो जाते हैं। और जैसे जैसे सह संयोजी गुण बढ़ता है वैसे वैसे इनकी
रंग दिखाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है, रंग दिखाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। ये आपके लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बता दी। तो थी तो असल में 11वीं क्लास की, लेकिन क्योंकि यहाँ काम आ रही है तो मैंने आपको एक बार याद दिला दी है। याद नहीं है तो एक बार अपने रासायनिक आपन वाले लेक्चर्स में देखना, आपको वो चीज मिल जाएगी। फायान का नियम पढ़ना आयनिक बंध के अंदर, ठीक है बेटा। चलो अब अगर हम बात करें कि सर ऐसा कोई एक एग्जांपल दो जिससे हमें ये लगे कि हाँ ये वाली बात एकदम सही सेट बैठ रही है, तो देख बेटा मेरे पास एक एग्जांपल होता है Mn2O7। कौन सा एग्जांपल है मेरे पास? Mn2O7, जो कि एक हरा तैलीय पदार्थ है, हरा तैलीय पदार्थ है। और जरा गौर से देख, इसके अंदर Mn+7 के अंदर है। किसके अंदर है बेटा? +7। तो ये हरा तैलीय पदार्थ है और ये सहसंयोजक है। कैसा है बेटा? सहसंयोजक। मैंने कहा ना, जिसकी ऑक्सीजन अवस्था बहुत ज्यादा हो जाती है ना बेटा, वो सहसंयोजी की तरफ चले जाते हैं, यानी कि पूरा बदल जाता है ना। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती है, तुम्हें अगर जानना है, पढ़ना है, तो कुछ जर्नल्स पढ़ना, कुछ चीजों को, कुछ ऐसे प्रूफ्स को पढ़ना। वो पता है क्या कहती हैं कि H2 जो होता है ना, H2 फायान के नियम से ये चीज पता लगाई नहीं जा सकती वैसे तो, क्योंकि इसमें के लिए गुणात्मक विश्लेषण देता है इसका, कि मैं एक सैद्धांतिक तौर पर तो तुम्हें बता सकता हूँ कि H2 ऐसा ऐसा ऐसा, एक्सपेरिमेंटल डेटा कुछ नहीं है इसके अंदर। फायान के नियम का एक छोटा सा ड्रॉबैक है। बाकी हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 99% क्वेश्चन जो यहाँ आते हैं वो सारे हो जाते हैं, ठीक है ना बेटा। H2 जो होता है ना, H2 के अंदर 98% तो सहसंयोजी गुण है। कैसे गुण है बेटा? सहसंयोजक। जब तक तुम आज तक क्या पढ़ते आ रहे हो, H2 जो है वह सहसंयोजक बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। और 2% इसमें कैसे गुण होते हैं बेटा? आयनिक गुण होते हैं। अरे कैसे होते हैं भैया? आयनिक गुण होते हैं। अब तू एक चीज सोच के बता, जब H2 जैसे को नहीं छोड़ा, तो बाकी वाले तो कहीं ना कहीं क्या आएंगे बेटा? गुण आएंगे ही आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे ना, तो तुम्हें बातें समझ में आने लग जाएंगी। इस तरीके से अगर मैं बात करूं, जैसे CrO3 ले लो, एक तो क्या ले लो बेटा? CrO3, और एक ले लो तुम V2O5। मैं अगर तुम्हें कहूं CrO3 और मैं तुम्हें कहूं कि V2O5, तुमसे पूछें कि इनके गलनांक जो है वो कम क्यों होते हैं, तो सहसंयोजी गुण होता है इनके अंदर। इनके गलनांक क्या होते हैं बेटा? कम होते हैं, निम्न होते हैं, है ना। गलनांक जो है वो क्या होता है बेटा? इनके कम होते हैं। अगर इनके गलनांक कम होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सीधा बता, जवाब दे। गलनांक कम होने का क्या मतलब है? क्यों है गलनांक कम? क्योंकि सहसंयोजी गुण ज्यादा है। क्या ज्यादा है बेटा? सहसंयोजी गुण इनमें ज्यादा है। सहसंयोजी गुण अधिक। सहसंयोजी गुण क्या है बेटा? इनके अंदर अधिक है, ज्यादा है। बात समझ आ रही है मेरी? बोल पक्का, श्योर, कोई दिक्कत नहीं? अरे हाँ या ना तो बोल दे। बोल दिया? ठीक है। सुन देख, ये होता है +6 में, ये आ गया +5 में, और ये वाले भैया होते हैं +7 में। किसमें होते हैं बेटा? +7 में। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, यहां तक आने के बाद हमारे लगभग जितने भी महत्वपूर्ण इसके गुणधर्म हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, पूरे हो जाते हैं। अब हम लोग जो है इनके यौगिकों पे बात करने वाले हैं। अब मुझे खुद को ऐसा फील होता है कभी कभी, थोड़ा थोड़ा, कि ये चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। इसके लिए मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं बेटा। तुमने कई बार देखा होगा कि थ्योरी मैंने लिखवाई है, काफी सारी लिखवाई है, बहुत सारी लिखवाई है, ठीक है ना। तुम्हें जब ये शीट मिल रही होगी, ये वाला बोर्ड का वो जो PDF है वो तुम्हें मिल रहा होगा, तुम देख रहे होगे सर इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है। एक्चुअली बेटा ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर क्या थ्योरी होती भी है, आप इस चीज को समझो, है ना। अगर ब्लॉक केमिस्ट्री में थ्योरी है तो भैया उसे पढ़ने का तरीका भी है। क्या करना है कि मान लो तुम 1 घंटा एक साथ बैठ कर नहीं पढ़ सकते, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि सर हम तो यार 1 घंटा एक साथ बैठ कर नहीं पढ़ पा रहे, कुछ मत करो, उस 1 घंटे को 60 मिनट को 3 भागों में, 4 भागों में अपने हिसाब से बांट लो कि 15 मिनट एक बार पढ़ूंगा, फिर 5 मिनट घूम के आऊंगा, फिर 15 मिनट पढ़ूंगा, फिर 5 मिनट घूम के आऊंगा, फिर 15 मिनट पढ़ूंगा। इस तरीके से तुमने क्या करा, तुम जो 1 घंटा उस पर्टिकुलर चीज को देना था ना, वो तुमने दे दिया कि नहीं दे दिया, और तुम्हारा काम भी हो गया। सही है। 15-15 मिनट तुम्हें पता नहीं लगेगा कब निकल जाएंगे। धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाओ, तरीका है बेटा ये। 15 मिनट नहीं बैठ पा रहे, 10 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठे, इधर उधर का 1-2 मिनट काम किया, फिर वापस 10 मिनट पढ़े, फिर उधर का 1-2 मिनट काम किया, फिर वापस 10 मिनट पढ़े। समझ में आई? तो क्या होगा, धीरे धीरे जब इस समय को बढ़ाने लगोगे ना बेटा, तो तुम्हें खुद को देखने को लगेगा कि नहीं यार सर ने बात बताई थी, अब यार, अरे यार हाँ अब चीजें याद है यार, अरे यार अब हो गया यार, अब याद हो रही है यार चीजें। ये बात है, समझ में आई? तरीका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का। एक साथ तो बेटा पढ़ी नहीं जा सकती, थ्योरी कितनी सारी तू देख ले, आजा आज के सेशन में देख देख देख, केवल थ्योरी चल रही है, देख 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 पा रहा नहीं देख पा रहा कहाँ है बता इसमें, देख देख, ये देख, यहाँ से थ्योरी चालू हुई थी, ये लगातार थ्योरी चल रही है।
अब ये सारी चीजें बेटा कब समझ में आती हैं हमें, जब हम धीरे धीरे रिवाइज करें, एक टॉपिक को पकड़ा रिवाइज कर लिया, एक टॉपिक को पकड़ा रिवाइज कर लिया, और इस समय को धीरे धीरे क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ। जब ये समय धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। चल अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऊपर। किस पर बात कर रहे हैं बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऊपर। K2Cr2O7, इसका नाम है बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका क्या नाम है बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्योंकि इसके अंदर कुछ कुछ अभिक्रियाएं हैं, कुछ कुछ चीजें हैं, तो मैं समझता हूं इसको अपने को अगले लेक्चर में कवर अप करना चाहिए, ठीक है, जिसमें हम लोग लाइव भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वहां जाके हम थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे। अच्छा, जो अगली क्लास आपकी होने वाली है, गौर से सुन लो और समझ लो। अगली क्लास के अंदर जितना पढ़ लिया है पूरा रिवाइज कर लेना, और आते ही पहले डाउट फेंक के मारना, बोले सर ये डाउट है इनको समझाओ। बात समझ में आई? तब मजा आएगा बेटा, तब इंटरेक्शन का मजा आता है, तब क्लास का मजा आता है। जब 2 वे क्लास होती है ना, तब बहुत मजा आता है, ठीक है ना। सारी चीजें लिख दी हैं, हर एक का फैक्ट आपके पास लिखा हुआ है, हर एक चीज आपके पास लिखी हुई है बेटा। डीएसए आपको टाइमली मिल रही है। आज मैं थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए भेजूंगा, क्योंकि अब हमारा डी ब्लॉक लगभग खत्म हो गया है। जिनमें ये यौगिक आएंगे वो नहीं दूंगा, बाकी लगभग सारी चीजें मैं आपको भेजूंगा। बात समझ में आ गई? आपको इन सारी चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए, ठीक है, सारा काम करना है। मंडे वाली क्लास में हम लाइव मिल रहे हैं, 110% मिल रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग हमारे चैप्टर को लगभग समाप्ति की ओर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच, बाय।